कोई बात नहीं, टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव हो सकता है। टर्म 2 का उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी यही बोली है कि टर्म 2 सब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन जो टर्म 1 है वो ओविंग टू द टेंशन ऑफ दिस थर्ड वेव, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव आएगी ही नहीं, पता नहीं क्यों। ये कौन सा नया वायरस आ गया, मंकी वायरस? अच्छा, मैंने देखा नहीं। अब पता नहीं, मैंने न्यूज देखनी बंद कर दी है। कोई बोल रहा है जीका वायरस है, कोई बोल रहा है हंता वायरस है, कोई पता नहीं। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ पर? बॉम्बे में? अच्छा, हाँ ज्यादा वो हो गया कि न्यूज में भी आ रहा है, और वो इस वजह से भी आ रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये मतलब जो सेकंड वेव आई थी उसकी तरह हालत ना खराब हो जाए, बहुत लोग मरे। आप किसी से भी पूछोगे ना, कोई भी फैमिली आप उठा लोगे तो कोई किसी ना किसी रिश्तेदार का पक्का हुआ ही हुआ, तो इसलिए लोग ज़्यादा हैं सीरियस। खैर चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, और मैं रात तक चेक करके बता दूंगा कि हमको किस तरीके से फिर आगे मतलब अपनी तैयारी करनी है टर्म फर्स्ट की। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सर हमारा सिर्फ 35 मार्क्स का पेपर आ रहा है, उसमें डेरिवेशन थोड़ा ना आएगी। देखिए, जो मार्च में जो पेपर है ना, मार्च में आ सकती हैं डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ, जो मार्च हाँ में। सर, लेकिन उसमें तो ये फर्स्ट 3 चैप्टर है ही नहीं, लास्ट उसमें की नहीं, सेकंड बुक ही है। हाँ उसमें नहीं है। मैं आज देखूंगा उसका, और आप ये समझ लीजिए कि जैसे अभी तो सिलेबस आया है कि हमको सिलेबस किस तरीके से करना है, फिर आप ये देख लीजिए बहुत जल्दी ही ना कुछ पब्लिशर्स की बुक्स भी आ जाएंगी जिसमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो मैं फिर बता दूंगा आपको कि क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है। जो हम अभी तक कर भी चुके हैं उसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं करवा रहा हूँ वही। सेकंड बुक में थ्योरी जाता है, मतलब फर्स्ट बार आपका जो फिजिक्स में जो है ना, फिजिक्स में टर्म फर्स्ट आपको टफ पड़ेगा। अगर ये एमसीक्यू भी आता है, अगर एमसीक्यू भी आता है तो एमसीक्यू में भी आप ये देखिएगा कि उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स बनते ही फर्स्ट वाले बुक में से ज़्यादा है, सेकंड वाली बुक में ज़्यादातर थ्योरी है। चलिए जी, अब देखिएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसमें आप नोट करें फॉर अ सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि फॉर अ बैटरी, फॉर अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का सोर्स क्या होता है? बैटरी। फॉर अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इनपुट पावर, बेटा पावर क्या होती है? V इंटू आई। पावर के 3-4 हमारे पास रिलेशन होते हैं। तो जैसे वी आई है, तो अगर मैं इनपुट पावर की बात कर रहा हूँ तो इनपुट पावर का मतलब क्या है कि बैटरी के अंदर पावर कितनी होगी। तो बैटरी के अंदर वोल्टेज कितनी होती है? ई, यानी कि ईएमएफ, तो ई इंटू आई। इनपुट पावर होती है ई इंटू आई, ई इंटू आई। सिमिलरली input power E into I, output power V into I. Therefore, efficiency is equal to efficiency को हम बोलते हैं ईटा is equal to output power upon input power, output power upon input power। अच्छा, अब आउटपुट पावर कितना है? वी आई, और इनपुट पावर कितना है? ई आई। आई से आई कट गया, V अपॉन ई आ गया। अब V को मैं क्या बोलता हूँ? कैपिटल आई आर, और E को क्या बोलते हैं? आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई ओम्स लॉ। अब अगेन आई से आई कट गया, तो ये मेरे पास आ गया कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम ये कहते हैं कि कोई भी जो बैटरी है वो अपनी मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करती है?
जब उसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसका प्रूफ लास्ट टाइम हमने देखा था। तो अब क्या करेंगे, व्हेन द सोर्स डिलीवर्स मैक्सिमम पावर, ये नहीं करा था, ये नहीं करा था बेटा, अरे ये वाला नहीं करा था, मैं कहता हूँ ये वाला नहीं करा था। आप इतना नोट करो तो सही, when the source delivers maximum power, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये चीज प्रूव करी थी, ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम। ये चीज प्रूव करी थी कि जब मैक्सिमम पावर हमको मिलती कब है, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे में एफिशिएंसी कितनी होगी वो देखना है। तो ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर लिख दीजिए। तो क्या हो गया, हाँ, जब इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ना, वो हम किस तरीके से बोलते हैं कि वो हमारा क्या है कि जब इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों हमेशा सीरीज में होते हैं, तो दोनों के दोनों हमेशा सीरीज में होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे तभी तो इफेक्टिवली दोनों के रेसिस्टेंस जुड़ेंगे। और उसमें हम ये कहेंगे कि वो चीज सबसे ज्यादा कब होगी, सबसे ज्यादा तभी होगी जब दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। और इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अब तक जो हमने करा था, जो 10th में भी हमने करा था ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, वहां पर हमने देखा था कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, वो फंडा हमने देखा ही नहीं था, हम बस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस देखते थे। तो ऐसी कोई बैटरी होती ही नहीं है जिसमें इंटरनल रेसिस्टेंस ना होता हो। अब वो लेकर चल रहे हैं, देखिए कैपिटल आर अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। अब कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट हो गया, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर रहा हूं मैं एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 50%। तो जब मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, जब मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, तो हमारी जो एफिशिएंसी है किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की, जब एफिशिएंसी है वो आधी रह जाती है मैक्सिमम पावर पर। अब समझिएगा एक चीज, ईटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100। ये ईटा कितना हो गया, 50%। एफिशिएंसी कितनी हो गई, 50%। समझ गए, इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी हमेशा देखिए 1 के बराबर नहीं हो सकती, कभी 100% नहीं हो सकती एफिशिएंसी, लेकिन 70% हो जाए, 80% हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कोई भी जो इलेक्ट्रिक मोटर है या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है अगर वो 70-80% भी एफिशिएंसी देती है तो। ठीक, लेकिन पावर भी तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, एफिशिएंसी भी जबरदस्त चाहिए, ये तो वही वाली बात हो गई भाई, मेरे को मोटर बाइक लेनी है और मुझे पावर भी चाहिए और माइलेज भी चाहिए, तो दोनों में से एक चीज मिलेगी ना। अभी मैक्सिमम पावर मतलब उड़ना है बिल्कुल हवा की तरह, ठीक है, और एफिशिएंसी भी जबरदस्त चाहिए, एफिशिएंसी तो 50% ही रह जाएगी ना। तो वही चीज है, ये मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में भी और मैकेनिकल डिवाइसेस में भी। मैकेनिकल डिवाइसेस वही हैं जो आपकी मोटर बाइक्स हैं, कार्स हैं, वो आपकी सारी की सारी मैकेनिकल डिवाइसेस हो गई। और जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जिसमें क्या है कि हमको जो इनपुट है, इनपुट के नाम पर हम करंट प्रोवाइड करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं। तो जहां पर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, हम बोलते हैं अब यार मेरे घर में जो एसी लगा हुआ है ना, बस बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है, बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है, यानी कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, एफिशिएंसी बेचारे की बहुत कम है। ठीक है, और उसका सारा का सारा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, पॉकेट पर पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए 5 स्टार एसी जो हैं, वो 5 स्टार एसी जो है वो रूम का एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अपना बस कंबल ले आओ कहीं से, कि बस कंबल के बिना तो बैठा ही नहीं जाएगा, कि भाई मेरा एसी तो चिल्ड कर देता है एकदम। तो वो जो है वहां पर उसकी एफिशिएंसी जो है वो ओवरऑल वो कम होती है। ठीक है, बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो मैक्सिमम पावर अगर मेरे को चाहिए तो मेरी एफिशिएंसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, मेरी एफिशिएंसी जो है वो बेचारी घटकर 50% रह जाएगी, आधी रह जाएगी। चलिए जी, अगला नोट करें। ये तो खैर बस एक नोट करके लिख लीजिए इसमें आप,
नोट करके लिख लीजिए, जैसे ये ईटा है 50%, भाई एफिशिएंसी 50% रह गई, तो इसका मतलब बाकी का 50% जो पावर था वो गया कहाँ, कहीं ना कहीं तो लॉस हो गया ना उसका। तो वो आप नोट करेंगे कि इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू आउटपुट मैकेनिकल पावर चाहता तो हर कोई ये है कि जितनी मैं इनपुट इलेक्ट्रिक पावर दे दूं मेरे को आउटपुट में उतनी की उतनी पावर मिल जाए, ठीक है, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ मुझे एग्जैक्टली उतनी आउटपुट पावर मिल जाए, लेकिन नहीं मिलते, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, लॉस होता है। तो वो लॉस जो है वो क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स में है, जैसे व्हीकल्स के फॉर्म में अनबर्न फ्यूल की तरह लॉस हो गया है ना, और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में हीट लॉस होता है, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे आउटपुट मैकेनिकल पावर प्लस पावर लॉस एज हीट, पावर लॉस एज हीट। तो आप ये समझ लीजिए कि 50% अगर एफिशिएंसी है तो भैया आधा तो जो बाकी का जो 50% है वो तो हीट के तौर पर ही निकला जा रहा है, समझ गए। चलिए जी, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चों को, ये लास्ट में पावर लिखा हुआ है मैंने, आउटपुट मैकेनिकल पावर प्लस पावर लॉस एज हीट, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे आउटपुट पावर फ्रॉम अ सोर्स कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर, output power from a source connected to an electric motor from a source connected to an electric motor, output power from a source connected to an electric motor। अगर किसी इलेक्ट्रिक मोटर में हम कोई भी सोर्स कनेक्ट करते हैं, सोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है ऐसी रखी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर को कोई सपना थोड़ी आ रहा है वैसे ही चल पड़ेगी, चलेगी थोड़ी, उसको कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए। सोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी हम डिवाइस बोलें तो उस डिवाइस में हम देखते हैं, कार्नोट इंजन देखा था लास्ट ईयर, कार्नोट इंजन करा था, अच्छा हाँ हाँ सिलेबस में से ही कह रहा, सिलेबस में से हट गया था लेकिन मैंने बताया था, ठीक, थ्योरी बताई थी बस उसकी। उसमें ये होता है कि एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है, सोर्स होता है और सिंक होता है। तो सोर्स क्या प्रोवाइड करता है, हमको इनपुट प्रोवाइड करता है सोर्स, और सिंक क्या होता है, जहां पर हमारा लॉस होता है, ठीक, जहां पर पावर वगैरह लॉस हो जाती है। तो जो मैं ये बोल रहा हूँ आउटपुट पावर फ्रॉम अ सोर्स कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में अगर मैं कोई सोर्स कनेक्ट कर रहा हूँ तो क्या सोर्स कनेक्ट करूंगा, इलेक्ट्रिक सोर्स ही तो करूंगा, यानी कि कोई बैटरी करूंगा या फिर उसको मेन लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक, दो में से एक काम करेंगे, या तो मेन लाइन से कनेक्ट कर देंगे या कोई बैटरी कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, तो वो जो बैटरी हमने कनेक्ट करी वो क्या हो गई, सोर्स हो गई, सोर्स ऑफ व्हाट, सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी के अंदर ईएमएफ होता है। तो हम ये कहेंगे कि उस केस में पावर क्या निकल के आएगी ये बताना है। तो नोट करें, अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक मोटर को किसी सोर्स से कनेक्ट करा तो पावर क्या निकल कर आएगी वो बताना है, समझ गए कि नहीं, क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो नोट करें पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स, पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स, सोर्स जो पावर दे रहा है आउटपुट में वो क्या मिल रहा है मेरे को, EI क्या हो गया, इनपुट पावर माइनस I²R, ये वो वाली पावर है जो इलेक्ट्रिक मोटर कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो EI में से I²R आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आउटपुट में जो मुझे पावर मिलेगी वो पावर आ जाएगी। भाई ये वाली पावर कौन सी है, जो इलेक्ट्रिक मोटर ने कंज्यूम करी, ठीक है, ये वाली पावर क्या है, जो बैटरी दे रही है।
तो बैटरी जो पावर दे रही है उसमें से इलेक्ट्रिक मोटर ने जो पावर कंज्यूम करी है, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वो पावर है जो मुझे आउटपुट में मिल गई। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, या तो फैन की तरह हवा देगी मेरे को, या फिर अगर हमने किसी सबमर्सिबल टैंक में कनेक्ट कर रखा है तो पानी देगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट देती है, रोटेशनल मोशन। तो हमने क्या करा, ये जो इनपुट पावर थी उस इनपुट में से जो इलेक्ट्रिक मोटर ने कंज्यूम करी पावर, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो आउटपुट में मुझे पावर मिल रही है वो पावर आ गई। इसीलिए इसको आउटपुट पावर ना लिखकर पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स लिखा गया है, पावर आउटपुट। ये जो आउटपुट में मुझे मिला वो वाला, समझ में आ गया? ठीक है, तो इनपुट में से जो उसने कंज्यूम करी मोटर ने, मोटर के अंदर पावर कंज्यूम हो गई तो वो खत्म हो गई मोटर के अंदर। ठीक है, हमने कितनी प्रोवाइड कराई थी, EI, तो हमने तो इतनी दी, इतनी मोटर के अंदर कंज्यूम हो गई, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे को आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, पंखे की अगर बात करूं इलेक्ट्रिक मोटर की, तो वो मेरे को हवा मिल रही है, वो है असली आउटपुट। ठीक, उसके अंदर जो वो गर्म हो रहा है, जो कुछ कंजम्पशन हो रहा है उसको छोड़ो, वो ये है जो अंदर कंज्यूम हो गया। समझ गए? अच्छा, तो EI माइनस आई स्क्वायर आर हो गया, ये हो गया पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स। उसके बाद P इज मैक्सिमम, ये समझिएगा, ये चीज ना आप लोगों को अभी आती नहीं होगी, बस 1 मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। P is maximum P is maximum when dP by di is equal to 0। मैं अभी मैथ्स में भी इस पोर्शन तक अभी पहुंचा नहीं हूँ। क्या होता है कि जब भी कभी, अब जैसे हमने अभी अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन खत्म करा है, टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट करा है, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो मैक्सिमम मिनिमा है। तो हमसे ये कहा जाता है कि कोई भी चीज वो मैक्सिमम कब होगी, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 के बराबर रख दूं, और 0 के बराबर रखने पर जो वैल्यू आएगी तो मैं ये कहूंगा कि वहां पर मेरी पावर मैक्सिमम हो जाएगी। कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए हमें, अगर मान लीजिए हम मैथ्स की बात करते हैं, तो वहां पर हमने जैसे एक फंक्शन लिया था, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपसे ये पूछा जाए भाई ये बता दो ये y जो फंक्शन है ये मैक्सिमम कब होगा, तो आप ये कहेंगे कि उसके लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं। हमने dy बाई डी निकाला और उसको 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, तो dy बाई डी को जब हमने 0 के बराबर रखा, तो जो वैल्यू आएगी x की, हम ये बोलेंगे कि उस वैल्यू पर ये हमारा जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करेगा। ठीक है, तो जब भी कभी मुझे ये, क्योंकि ये चीज आपने अभी करी नहीं है इस वजह से बता रहा हूँ, मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक पूरा सेक्शन ही इसी चीज का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ही वो वाला पोर्शन। तो हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, और जो बायो वाले बच्चे हैं वो सिर्फ आप ध्यान रखिए कि जहां पर भी आपको कोई भी चीज मैक्सिमम निकालनी है तो वहां पर डिफरेंशिएशन का सिर्फ और सिर्फ इतना यूज है कि उसको एक बार डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर रख दो, बस इतना करना होता है। तो P इज मैक्सिमम, पावर कब मैक्सिमम होगी, व्हेन dP बाई डी, यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब अगर 0 आ रहा है, हाँ हाँ, मतलब ये चीज वहां पर भी हम यूज करते थे कि जब भी किसी चीज को कांस्टेंट प्रूव करना होता था कि पावर हमारी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पावर का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो पावर कांस्टेंट आ जाएगी। सही कह रहे हो, ये भी था। तो हमें जब भी मैक्सिमम निकालनी होती है, पावर निकालो या कोई भी चीज मैक्सिमम अगर हमको निकालनी है, तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अरे क्लियर है? हाँ, चलिए जी, अब देखिएगा dP बाई डी आई इज इक्वल टू 0, तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, ये पावर आई है, तो P इज इक्वल टू ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। दिमाग में ये आता है कि जी dP बाई डी आई क्यों कर रहे हो, आई के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो डिफरेंशिएट। ये जो आई है ना करंट, यही लगातार चेंज होता रहता है, ये करंट ही है जो वेरिएबल है, क्योंकि जो ईएमएफ है, ईएमएफ तो बैटरी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, नहीं चेंज हो सकता, दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट होता है। जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इज अ फिक्स्ड वैल्यू, रेसिस्टेंस कम और ज्यादा तभी होता है जब किसी कंडक्टर की आप लेंथ बढ़ा दो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दो या घटा दो, तभी रेसिस्टेंस चेंज होता है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो केवल आई ही है जो वेरी करता है। तो इस वजह से जो चीज वेरी करती है उसी को तो वेरिएबल बोलते हैं, तो इसीलिए आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। तो dP
बाई डी आई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ये जो पूरा है इसको आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ई तो कांस्टेंट है, आई को आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, माइनस आर तो कांस्टेंट है, आई स्क्वायर को आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i। भाई जब एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आ जाता है, जब वाई स्क्वायर को आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2i आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो गया 2IR इज इक्वल टू ई। तो I की वैल्यू क्या हो गई E अपॉन 2R। ठीक है, एक सेंटेंस लिख लीजिए, हैंस पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स इज मैक्सिमम, हैंस, हाँ जी, हाँ हाँ, एक्चुअली 2V जो है ना वो भी मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगेन करंट पर डिपेंड करता है, वो भी वेरी करता रहेगा। तो मैंने एक वेरिएबल I की वैल्यू निकाल ली E अपॉन 2R, क्योंकि ये दोनों फिक्स वैल्यूज हैं। यहाँ से V की वैल्यू वैसे ही निकाली जा सकती है जैसे तुम बोल रहे हो, ठीक है ना। हैंस पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स, hence power output of the source is maximum when the current drawn by the motor is E upon 2R, when the current drawn by the motor is E upon 2R। ठीक है, सर डीपी बाई डी एस जीरो क्या होता है, एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। dp बाई डी आई जीरो। देखो हमें ना ऐसा करना होता है, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ और इसको अभी के लिए चाहे तो नोट कर लेना चाहे मत करना, आपकी मर्जी है, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है वो। हमें ऐसा कहा जाता है, हमें ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कोई भी मुझे एक कोन दे रखा है, या मान लीजिए कोई भी एक सिलेंडर दे रखा है। तो सिलेंडर क्या है, एक सॉलिड फिगर है, कोन क्या है, वो भी एक सॉलिड फिगर है। वो हमको दे रखा है और हमसे ये कहा जाता है कि आप ये बताइए कि इसका कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि उसका जैसे मान लीजिए हम कोन की बात करते हैं, तो कोन में हमें ये दिया है ऐसे कि ये इसका बेस है, तो बेस इज लाइक अ सर्कल, बेस नीचे से सर्कल के जैसा होता है। तो ये तो इसका रेडियस ऑफ द बेस हो गया और ये हो गया हाइट ऑफ द कोन। दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन मेरे को दे रखा है। मान लीजिए हमें ये दे रखा है कि रेडियस जो है वो हाइट का आधा है, r इज इक्वल टू एच बाई टू, ये हमें दे रखा है। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होती है कोन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमसे ये बोल दिया जाए कि आप इसकी वॉल्यूम ये बताइए कि मैक्सिमम कब होगी इसकी वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल रेडियस है, ये आर वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि मैं इसको आर को चेंज करूंगा तो ये मेरा पूरा कोन की शेप चेंज हो जाएगी, मैं हाइट को चेंज करूंगा तो कोन की शेप चेंज हो जाएगी। ये दो ही वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर ये कोन का पूरा डायमेंशन ये दो ही हैं, उन्हीं पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं मान लीजिए मेरे से ये बोला जाए कि इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी या मिनिमम कब होगी, तो मुझे दोनों में से कोई एक काम करना होगा, आइदर dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0 रखना होगा और dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0 रखना होगा। ये दोनों 0 रखने होंगे, दोनों में से कोई एक, आपकी मर्जी है। वो रखने के बाद फिर ना मैं डबल डेरिवेटिव भी करता हूँ। डबल डेरिवेटिव जैसे डी, मान लीजिए dv बाई डी एच करा तो इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर, ये भी निकालते हैं। अच्छा, ये अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो मैं ये बोलता हूँ कि जो भी हमारी वॉल्यूम है वो मिनिमम होगी, तो उसको मिनिमा बोल देते हैं। और अगर मान लीजिए डी स्क्वायर वी डबल डेरिवेटिव
अगर मान लीजिए वो लेस देन 0 आ जाता है, यानी कि नेगेटिव आ जाता है, तो मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम हमारी मैक्सिमम होगी, उसको हम मैक्सिमा बोल देते हैं। तो पहला जो स्टेप है ना किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का या मिनिमम वैल्यू निकालने का, पहला स्टेप ये है कि मुझे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टर्म। तो यहाँ पर जैसे कि ये कौन है, इसमें वेरिएबल मैं आर भी ले सकता हूँ, एच भी ले सकता हूँ, लेकिन जो ये पावर आया ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, ईएमएफ जो है वो एक किसी भी बैटरी की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर कैसा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से ईएमएफ चेंज नहीं होता, ईएमएफ फिक्स होता है। रेजिस्टेंस कैपिटल आर अनटिल एंड अनलेस आप कंडक्टर की लेंथ चेंज कर दो या एरिया चेंज कर दो, वो तभी चेंज होता है। तो कैपिटल आर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कोई उसकी मोटर की लेंथ वगैरह कोई चेंज थोड़ी करने वाले हो। तो मोटर में आप कोई भी चेंज नहीं करने वाले, तो इसका मतलब मोटर का रेसिस्टेंस भी फिक्स रहेगा। आर भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के नाम पर केवल और केवल आई बचा। मैं जानता हूं ये वोल्टेज और करंट ये दोनों वेरिएबल हैं, वोल्टेज को चेंज करोगे करंट भी चेंज होगा, तो यानी कि वेरिएबल के नाम पर केवल आई है। तो इसका मतलब मुझे अगर मैक्सिमम पावर निकालनी है तो मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। वेरिएबल एक ही नजर आ रहा है यहाँ पर आई, तो इसलिए डीपी बाई डी आई करके उसको 0 के बराबर रख दिया। ये रूल होता है, समझ गए? समझ गए बेटा? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। यस सर। ठीक है, यस तो सर। हाँ अभी के लिए बायो वालों को तो हमेशा के लिए ये चीज याद रखनी है कि जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 के बराबर कर दो। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चों के दिमाग में सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो चीज आपकी जब मैक्सिमम मिनिमा होगा जो बहुत जल्द होने वाला है, तो वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 क्यों रखा जाता है। ठीक है, बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट यहीं से निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उसका मतलब ही ये होता है कि इसके इधर वैल्यू कुछ और इधर वैल्यू कुछ और क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम। ठीक, वो हम मैक्सिमम मिनिमम में डिटेल में कर लेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए। चलिए जी, ये करने के बाद में इसी में आगे कुछ और करना है। हाँ हाँ, करंट अगर बढ़े जा रहा है तो पावर एक मिनट में सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ मैं, रुको जरा सोचने दो। डीपी बाई डी आई यानी कि चेंज इन पावर अपॉन चेंज इन करंट इज इक्वल टू 0। पावर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हाँ सही कह रहे हैं, अगर करंट में चेंज आ रहा है तो पावर में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो इसकी कुछ वैल्यू आनी चाहिए थी, वो 0 आ रहा है कि पावर में चेंज और करंट में चेंज। जब उनका रेशियो ही 0 है तो इसका मतलब कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, करंट में चेंज हो रहा है तो पावर में चेंज नहीं हो रहा है। चलिए जी, आगे देखिएगा, इसमें आप नोट करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जो मोटर होती है ना, खास तौर पर ये जैसे मान लीजिए कोई भी मोटर है, फैन है, तो ये शायद आप लोगों ने कभी ये काम करा नहीं होगा। ठीक, फैन अगर कभी खराब होता है ना उसके, हाँ क्या क्या देखा है बताओ? चलो, जैसे फैन खराब होता है तो फैन के अंदर ना बहुत सारी वाइंडिंग हो रखी होती हैं। ठीक है, वो देखिए, हाँ वो देखा है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई भी जो मोटर से रिलेटेड कोई भी चीज है ना, जहां पर भी रोटेशनल इफेक्ट आता है वहां पर एक लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट मतलब करंट जो है वो चुपचाप से लीक हो जाता है। अब फैन ऑफ कर दिया, फैन ऑफ करने के बाद में हमने सोचा कि इसमें तो कुछ नहीं है, अब तो कनेक्टेड ही नहीं है, छू लो इसको क्या फर्क पड़ता है, झटका लगता है बड़ी जोर का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का मतलब क्या है? जो झटका मारता है ना, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं अपनी भाषा में कि ये ना अभी रुक जाना, इसको छूना मत, बैक मार देगा ये बहुत जोर से। ठीक है, वो बैक मारने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर एक थोड़ी सी बैक ईएमएफ डेवलप हो जाती है। बैक ईएमएफ को हम और ज्यादा मतलब टेक्निकली अगर मैं देखूं तो उसको लीकेज करंट बोलते हैं। ये एक करंट जो है वो लीक होके उसके अंदर चुपचाप से एक कोने में स्टोर हो जाता है। अच्छा, आप कहोगे स्टोर कैसे हो जाता है जी? स्टोर करने की प्रॉपर्टी तो करंट का मतलब चार्ज। भाई करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम।
करंट का मतलब चार्ज, वो कहाँ स्टोर होएगा? कोई भी मोटर खोल लो, बिना कैपेसिटर के काम नहीं करेगी। गर्मियों में ही होता है यार, पंखा ना मेरा कम चल रहा है, थोड़ा धीमा चल रहा है, क्या हो गया? इलेक्ट्रिशियन आते ही बोलेगा जी इसका कंडेंसर फूक गया या इसका कंडेंसर खराब हो गया। कंडेंसर जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है, देखिए ऐसी, इस तरीके की डिवाइस होती है। हम इसको पढ़ते पर मैंने पढ़ाया क्यों नहीं है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे सिलेबस में, ठीक है। स्फेरिकल भी है, सिलेंड्रिकल नहीं है। सिलेंड्रिकल होता तो मैं इसको बताता। तो आप कभी भी देखेंगे, कभी भी फैन खराब होएगा तो फैन के अंदर से व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का एक ऐसा सा निकलेगा, सिलेंड्रिकल ही होता है। हाँ, तो हाँ, इसके आगे से ऐसे एक और ये दो इधर से वायर्स निकलती हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसका ऑपरेशन जो है वो थोड़ा देर रुकने के बाद करते हैं, तो क्योंकि कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो चार्ज को स्टोर करता है। हाँ वही होता है, वही होता है। और वो उसको भी अंदर से खोला है पूरा। हाँ हाँ हाँ, वो जो चॉक पाउडर होता है ना, वो चॉक पाउडर इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। लेकिन कितना भी इंसुलेशन प्रोवाइड कर लो, अगर आपने इसके टर्मिनल्स को छू लिया तो झटका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये मैं तब बता रहा हूँ जब फैन चुपचाप रखा हुआ है, ठीक है। जब ये लगता है कि इसके अंदर करंट नहीं है तो उसको बोल देते हैं बेटा बैक ईएमएफ। तो वो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। क्यों स्टोर होता है? एक थोड़ी सी जो करंट है थोड़ी सी लीक हो जाती है, उसको लीकेज करंट बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे, यहां पर नोट करके लिखेंगे इसी में, नोट, नोट में लिखिएगा बेटा, इन द केस ऑफ बैक ईएमएफ, इन द केस ऑफ बैक ईएमएफ तो लिखें ईएमएफ ऑफ सोर्स, ये तो ई है, ये तो हमें पता ही है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं ईएमएफ ऑफ सोर्स, इसको तो हम ई बोलते हैं। दूसरा नोट करें, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स, स्मॉल आर, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सोर्स स्मॉल आर। फिर लिखें बैक ईएमएफ ऑफ मोटर, बैक ईएमएफ ऑफ मोटर। आप कहोगे जी ये वाली चीज अब तक क्यों नहीं बताई आपने? क्योंकि अब तक हमने मोटर का कुछ करा भी नहीं था। मोटर में ही लगती है बैक ईएमएफ, झटका इसी में लगता है। तो बैक ईएमएफ ऑफ मोटर ई डैश, रेसिस्टेंस ऑफ मोटर मोटर जनरेटर वाला, जनरेटर है नहीं, है ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट में, और इसमें भी आएगा, मैग्नेटिक में भी आएगा। अभी आगे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें भी आएगा। भाई जो 10th का है वो तो समझ लो सब कुछ है ही है, उससे एक्स्ट्रा ही है। नहीं नहीं, दोनों करे थे, डीसी करा था, एसी नहीं करा था। और इस बार तो एसी करना ही करना है, वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो पूरा का पूरा चैप्टर ही सिलेबस में। रेजिस्टेंस ऑफ मोटर, इसको बोल देंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इसको क्या देते हैं, इज इक्विवेलेंट टू जीरो, इज इक्विवेलेंट टू जीरो। मैंने ये कहा कि जो हमारी मोटर है वो इतनी इफेक्टिव है, वो इतनी इफेक्टिव है कि उसमें कुछ रेसिस्टेंस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इज इक्विवेलेंट टू जीरो, बहुत अच्छी मोटर है, उसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब इक्विवेलेंट टू जीरो है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, इसीलिए इक्विवेलेंट लिखा है, ठीक है। अब नोट करें, अब उसमें भी थोड़ा बहुत होता ही है ना, बस यही कहते हैं कि हाँ उसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन गोल्ड की वायर से मोटर कहाँ तक बनाओगे। चलिए जी, एज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर, as capital R is equivalent to 0, therefore current in the circuit, therefore
करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू, देखो करंट क्या होता था, ये होता था, अभी नोट मत करना, पहले देख लीजिए। करंट को मैं क्या बोलता था, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ कैपिटल E नहीं है, अब यहाँ पर बैक ईएमएफ भी है, तो बैक ईएमएफ को पहले सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, ठीक है। कैपिटल R जो है वो लगभग जीरो के बराबर ले लिया, तो केवल ये बचेगा E माइनस ई डैश अपॉन स्मॉल r। अब नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये कोई नया रिलेशन नहीं है, हमें वही पता है कि क्या होता था, I इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर को मैंने इक्विवेलेंट टू जीरो मान लिया, तो नीचे केवल स्मॉल आर बचा, और ऊपर जो बैक ईएमएफ है, जो पहले से वो कुछ बैक ईएमएफ मार रहा है, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ओरिजिनल ईएमएफ में से, ठीक। तो ये ई माइनस ई डैश अपॉन स्मॉल आर इस तरह से आ गया। इसके बाद मैं कहूंगा एंड पावर आउटपुट ऑफ द मोटर एंड पावर आउटपुट ऑफ द मोटर। तो पावर आउटपुट अभी अभी हमने क्या देखा था, मोटर का पावर आउटपुट ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो इसको नोट करें, P इज इक्वल टू ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, सॉरी यहां पर लिखें स्मॉल आर, अब स्मॉल आर ही रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर तो खत्म ही हो गया, तो अब मैं सिर्फ स्मॉल आर ले लूंगा, ठीक। अच्छा, अब क्या करें इसमें, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, एज वी नो दैट, नोट करें, एज वी नो दैट पावर is maximum when I is equal to E upon 2R। Power is maximum when I is equal to E upon 2R। I की जगह वैल्यू डाल देंगे ये वाली, तो P कितना हो गया, E एज इट इज, I की जगह डालो E अपॉन 2R, E अपॉन 2R। और यहाँ पर एक काम कर लीजिए, अगेन यहाँ पर मैं स्मॉल आर लिखूंगा, क्योंकि कैपिटल आर तो है ही नहीं, तो स्मॉल आर बचा केवल, ई अपॉन 2 स्मॉल आर माइनस, यहाँ भी आई की जगह यही डालें, ई अपॉन 2R का होल स्क्वायर इंटू आर। तो P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2R माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारे पास, हाँ तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ई स्क्वायर अपॉन 2R, ई स्क्वायर अपॉन 4R, ये हो गया। तो ई स्क्वायर अपॉन आर अगर कॉमन लेने तो 1/2 माइनस 1/4, 1/4 ही तो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पावर है वो ई स्क्वायर अपॉन 4R आ गई। एक तो ये रिलेशन है इंपॉर्टेंट, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है, ठीक। और हो सकता है कि अभी मेरे को आइडिया नहीं है, अभी मैं जरा देखूंगा पूरा डिटेल में, हो सकता है ऐसा भी हो कि भाई जो आपका पेपर आए उसमें हो सकता है कि आपसे कोई चीज़ डिराइव करने के लिए पूछी जाए और कुछ ऑप्शंस दे रखे हों कि अगर ये कंडीशंस हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा पावर आउटपुट होगा क्या। तो पावर आउटपुट में अगर ये एक ऑप्शन दे रखा होगा तो ये भी हम लिख सकते हैं वहां पर। दूसरा दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ये P इज इक्वल टू ई आई माइनस आई स्क्वायर आर है, तो हमने ये देखा था कि सिंस I इज इक्वल टू ई अपॉन 2R,
आई इज इक्वल टू ई अपॉन टू आर, और यहां से मैं ये देख चुका हूं कि आई इज इक्वल टू ई माइनस ई डैश अपॉन स्मॉल आर है, ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू ई माइनस ई डैश अपॉन स्मॉल आर। बेटा मेरी बात सबको समझ में तो आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है? यस सर। यस ठीक, सर। ओके। तो आई ई अपॉन टू आर है, ये हमने देख ही चुके हैं हम। दूसरा, यहां पर मैंने देखा कि करंट इन द सर्किट बैक ईएमएफ के केस में ई माइनस ई डैश अपॉन स्मॉल आर। मैं इन दोनों को अगर कंपेयर कर दूंगा, ई माइनस ई डैश अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन टू आर, इस आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और यहां से मैं ई डैश और ई में रिलेशन निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू। अब इस ई को इधर ले जाओ, माइनस ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू माइनस ई, तो माइनस ई डैश इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू, ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू। तो एक ये भी कंडीशन है कि अगर आपसे बैक ईएमएफ पूछी जाती है, तो बैक ईएमएफ आप बताएंगे कि जब भी कभी मैक्सिमम पावर वाला केस होगा किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में ही, पहली तो बात इलेक्ट्रिक मोटर में ही बैक ईएमएफ वाला फंडा लगेगा, और जब कभी भी मैक्सिमम पावर वाला केस होगा तो बैक ईएमएफ ओरिजिनल ईएमएफ के हाफ के बराबर होगी। क्लियर है? हाँ, चलिए जी, इसके बाद है, यहां तक तो ये चीज कंप्लीट हुई। इसके बाद हमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं, टाइम है तो करवाता हूँ, चलिए है अभी टाइम। चलिए जी, नोट करें, अब इसमें हम मैक्सिमम पावर के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के भी करेंगे, और ईएमएफ और बैक ईएमएफ वाले भी करेंगे। क्या कर तो रहा हूँ अभी? हाँ नहीं, सारे नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आगे हम ऐसा करेंगे। नींद आ रही है इसको? हो गया, सही कह रहे हैं। हाँ चलिए, क्वेश्चन एक नोट करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर an electric current of 4 ampere flows through a 12 ohm resistor. An electric current of 4 ampere flows through a 12 ohm resistor, full stop. What is the rate at which heat energy is produced in the resistor? Heat energy is produced in the resistor. What is the rate at which heat energy is produced in the resistor? तो अब देखिएगा, रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर। रेट का मैंने आपको बताया था, जब भी रेट की बात होती है ना, तो रेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। वो बोल रहे हैं व्हाट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर, यानी कि हीट एनर्जी भी क्या हो गई, एनर्जी तो हो गई, ई या बल्कि एच बोले, एच अपॉन टी, एच अपॉन टी पूछ रहे हैं वो। एच अपॉन टी का मतलब क्या है, पावर पूछ रहे हैं। आपके पास करंट है, आपके पास रेसिस्टेंस है, पावर निकाल लोगे? ठीक है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर, निकालिए। तो ये जो रेट है ना, रेट को देखते ही एकदम लगेगा यार पता नहीं क्या पूछ गया, तो याद रखना क्या हो गया, फोन को छींक आती है, सिर्फ भयानक।
चलिए जी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई कितना है 4, 4 का स्क्वायर इंटू 12, 12 इंटू 16, 16 टू ज़ा 32, 16 192 वाट। ठीक है जी, बस जी इतना कर लीजिए आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। और क्या बताना है इसमें? पता नहीं क्या हो गया, कराओ तो दिक्कत है, ना कराओ तो सर नींद आ रही है, भूख लग रही है। चलिए जी आज इतना ही करेंगे। सभी को क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ओके